हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री न्यूमेरिकल के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 और 2 एक ही साथ है, तो पहले हम लोग 1 को सॉल्व करते हैं, इसके बाद 2 की बात करेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 44, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 14 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 27.3। और आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है। आप सभी कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि CO2 में कार्बन की कितनी परसेंटेज है। आप सभी एक बात बताइए कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर CO2 का जितना अनुभार होगा वही 1 मोल CO2 का द्रव्यमान होगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसके अनुभार की बात करते हैं तो आप सभी क्या करेंगे? आप सभी कार्बन और ऑक्सीजन, इस दोनों का जो परमाणु और अनुभार होगा उसको जोड़ देंगे। आपको मालूम है कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे सर 12 ग्राम। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16। यहाँ पे 2 परमाणु हैं तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, यानी कि 12 + 32। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 44 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? आप सभी कहेंगे 44 ग्राम। कितना कहेंगे सर? 44 ग्राम। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी परसेंटेज है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 44 आया है वो कहाँ से आया है? तो सर कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु और अनुभार को जोड़ने से आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 44 में 12 भी है और 32 भी है। तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप परसेंटेज निकालना समझते हैं तो 44 में 12 कितना प्रतिशत है? आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 12/44 गुना 100। 12/44 गुना 100 प्रतिशत आप सभी समझ रहे होंगे, और वही बस यहाँ पे प्रतिशत निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 1200/44 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आपको कितना आएगा? तो सर 27.27 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी परसेंटेज है, आप सभी कहेंगे सर 27.27% है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है C2H6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है C3H8, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH4 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका C4H10। और आपको बताना है कि इन चारों में से प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोपेन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये आपका एल्केन ग्रुप का है। किसका है सर? एल्केन ग्रुप का। और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो एल्केन जो है वो क्या है सर? आप सभी कहेंगे हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन आता है? आप कहेंगे एल्केन आता है सर। और जब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उसके अंदर एल्कीन और एल्काइन आता है। मेरे मित्र, आप सबों को एल्केन का सामान्य सूत्र भी याद होगा। आप सभी कहते हैं कि सर एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जहाँ पे n क्या है सर? तो सर n जो है ये कार्बन की संख्या है। n क्या है? कार्बन की संख्या है।
ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग के पास एक कार्बन हो तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या सूत्र निकालेंगे, तो हम सभी कहेंगे सर C1 हो जाएगा और H2 × 1 + 2 यानी कि ये हो जाएगा CH4। आप सबों को मालूम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। जब हम लोग के पास 2 कार्बन होगा तो हो जाएगा सर C2H6 और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इथेन बोलते हैं। जब हम लोग के पास 3 कार्बन होगा तो आप सभी कहेंगे सर C3H8 हो जाएगा और 3 कार्बन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर प्रोप से, और क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन पढ़ते हैं। यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, आप सभी कहेंगे C3H8। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में और भी फॉर्मूला है, C2H6 पहला आपका ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं C2H6 को हम लोग क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका C3H8, आपने अभी जस्ट देखा, इसी को हम लोग प्रोपेन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका CH4, आपने अभी जस्ट देखा, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। और फिर है आपका C4H10, तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे C4H10 में कार्बन कितने हैं सर, 4 हैं, और 4 कार्बन परमाणु के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो सर ब्यूटेन लिखते हैं। यानी कि C4H10 किसका फार्मूला है, तो सर ब्यूटेन का फार्मूला है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2.3 × 10⁻⁻23 ग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3.3 × 10⁻⁻23 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 5.3 × 10⁻⁻23 ग्राम, फिर है आपका चौथा ऑप्शन 4.3 × 10⁻⁻23 ग्राम। और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा। मेरे मित्र, आप सभी जब अणु और परमाणु की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ O की बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग को ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है या ऑक्सीजन का अणु कौन सा होता है, तो जैसे ही अणु होगा तो 2 परमाणु उसमें जुट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अणु बोला जाएगा तब हम लोग O2 की बात करेंगे, और जब परमाणु बोला जाएगा तो सिंपल हम लोग O की बात करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। जरा सा आप ये बताइए कि 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। 1 मोल ऑक्सीजन अणु, 1 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना होता है। आप सभी कहेंगे कि सर ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, और यहाँ पे 2 परमाणु है अणु में, तो ये 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 32 ग्राम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना है, 32 ग्राम। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा। आप ये बताइए, मैंने आपको कल भी बताया है कि किसी भी तत्व या यौगिक के 1 मोल में कितने अणु या परमाणु होते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर 6.022 × 10⁻23 परमाणु। जब तत्व की बात करा जाए तो परमाणु होगा, यौगिक की बात करा जाए तो अणु होगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 मोल ऑक्सीजन में, 1 मोल ऑक्सीजन अणु में कितने अणु होंगे, तो आप सभी कहेंगे सर 6.022 × 10⁻23 अणु होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर 32 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा। जब ऑक्सीजन के इतने अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम है, तो आप यहाँ से एक अणु का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर इसीलिए एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 32/6.022 × 10⁻23। यही ना होगा सर। जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर आपका क्या हो जाएगा सर, 3 0 आ जाएगा। आप सभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32,000 बटा 6. यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, जब पॉइंट हटा दिए हैं तो ये सीधे 6022 हो जाएगा इंटू 10⁻23 हो जाएगा।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6022 से जब 32,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5.31 के समथिंग आएगा। और यहाँ पे 10 टू द पावर 23 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो आप सभी लिख सकते हैं 5.31 इंटू 10 टू द पावर -23। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, आप सभी क्या कहेंगे, सर 5.31 इंटू 10 टू द पावर -23 ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा 4 और 5 एक ही साथ है, तो पहले हम लोग 4 की बात कर लेते हैं, उसके बाद 5 को देखेंगे। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 298 केल्विन, 198 केल्विन, 273 केल्विन और 373 केल्विन। और आपसे पूछा जा रहा है कि मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। मानक कक्षीय तापमान केल्विन में कितना होता है, ये चीज़ आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा कि मानक कक्षीय तापमान को हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कहते हैं। स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि डिग्री सेल्सियस में स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना होता है। आप सभी कहेंगे कि सर डिग्री सेल्सियस में स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, यही ना पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानक कक्षीय तापमान केल्विन में कितना होता है। भाई आप कह रहे हो कि सर डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर माना जाता है, तो जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस जानते हैं तो इसको केल्विन में बदल लेंगे। आप सबों को मालूम है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर प्लस 273 करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रहे हैं सर, 273 को ऐड कर देंगे, तो आप सभी कहेंगे कि सर 298 केल्विन हो जाएगा। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानक कक्षीय तापमान केल्विन में कितना होता है, आप क्या कहेंगे सर 298 केल्विन। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है AlO3+2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है AlO2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है Al2O2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है Al2O3। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र यहाँ पे नहीं, जहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक तत्व की संयोजकता ये है, दूसरे तत्व की संयोजकता ये है, तो आपसे अगर रासायनिक सूत्र की बात करा जाए तो आप कैसे बनाएंगे, बस एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। जिस तत्व की भी संयोजकता दी रही होगी उसको आप पहले लिखेंगे उसके सामने में। कैसे, तो देखिए आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। और आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो सर 2 है। जहाँ भी आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाए दो तत्व के लिए, तो आप पहले उस दोनों तत्व के संयोजकता को इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे सर, अब सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि अब यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, तो सर ये फॉर्मूला Al2O3 हो जाएगा। Al2O3 हो जाएगा। जहाँ भी आपको दो तत्व का संयोजकता दिया हुआ है, पहले आपको दोनों तत्व के संयोजकता को उसको सामने में लिख देना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आपको उस दोनों तत्व से बने कंपाउंड का फार्मूला मिल जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप सभी कहेंगे Al2O3। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1.80, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 37.06, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10.6 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 62.9। और आपसे पूछा जा रहा है कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना होगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना होगा। अच्छा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर Na2CO3 10H2O। आप कहेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रहेगा? तो आप सभी इसको ऐसे याद रखिए। धोवन सोडा का मतलब क्या होता है? धोने वाला सोडा। तो जब आप कपड़ा धोएंगे तो सर्फ और पानी की ज़रूरत होगी, तो ध्यान में रखिएगा Na2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं? सोडा कहते हैं। तो जब आप कपड़ा धोने जाएंगे तो आपको सोडा और पानी की ज़रूरत होगी, तो सोडा तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ये 10H2O नहीं याद रहेगा। तो आप सीधे समझ लीजिए कि कपड़ा धोने में आपको 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस Na2CO3 10H2O में 10H2O कितना प्रतिशत है, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे ये कैसे बनेगा? बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूला का अनुभार निकाल लेंगे और फिर जो इस क्रिस्टलीकरण पानी का अनुभार होगा उससे उसका प्रतिशत निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं इसके अनुभार की। आप सबों को मालूम है कि सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 23 होता है। यहाँ पे 2 परमाणु हैं तो 23 दूना 46 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, तो आप 46 + 12 लिख लीजिए। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, 3 गो है, 16 × 48 हो जाएगा चला। अब फिर यहाँ पे देखिए 10H2O है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पानी का अनुभार होगा उसका 10 गुना होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे 10 × हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1, तो यहाँ पे 2 गो है तो 1 × 2 कर दे रहे हैं। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो सर 16, लीजिए यहाँ पे 16 लिख दे रहे हैं। अब जब आप इसको और छोटा कीजिएगा, ये 46 + 12 + 48 + 10, यहाँ पे 1 दूना 2 और 16, तो 16 दूना 18 हो जाएगा। आइए और छोटा कर लेते हैं, 46 + 12 + 48 अब प्लस ये हो जाएगा आपका 180। आप जब इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 8 और 2 10 हो जाएगा और ये 6 16 हो जाएगा। हाथ में आपको 1 बच गया, 8 1 9 9 4 13 13 1 14 और 14 4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा सर। अभी भी आपके पास 1 बचा हुआ है, उसको इसमें जोड़ दीजिए, 286 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस Na2CO3 10H2O का अनुभार कितना है? 286 ग्राम। कितना है सर? 286 ग्राम। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 मोल वॉशिंग सोडा का कितना द्रव्यमान है सर? तो 286 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है कि इस 286 ग्राम धोवन सोडा में ये जो आपका 10H2O है वो कितना प्रतिशत है? तो आप ये बताइए कि इस 10H2O का अनुभार कितना है? आप कहेंगे सर अभी तो आप निकाले हैं 180, तो आपसे ये पूछा जा रहा है सीधे सीधे कि 286 में 180 कितना प्रतिशत है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आप सभी कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 180 बटा 286 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 गुना 100 बटा 286, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62.9। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितना होगा, आप सभी कहेंगे 62.9। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल, अभी जस्ट आपने देखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व A फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई तत्व A है जो आपका A3O4 के साथ एक ऑक्साइड बनाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तत्व A की संयोजकता क्या है। आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? अभी जस्ट आपने देखा है कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी थी? तो सर 3 थी। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी थी? तो 2। आपने इसका फॉर्मूला कैसे बनाया था? आप कहेंगे सर अभी तो जस्ट आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या आया था? Al2 और O3 आ गया था। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम की जो संयोजकता है वो ऑक्सीजन के साथ चला जा रहा है। एल्युमिनियम की संयोजकता किसके साथ जा रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो किसके साथ जा रहा है सर?
एल्युमिनियम के साथ जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। आपका कोई तत्व है ए जो फार्मूला A3O4 के साथ एक ऑक्साइड बना रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ए की वैलेंसी कितनी होगी, इस ए की संयोजकता कितनी होगी। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर इस ए का संयोजकता तो ऑक्सीजन के साथ जुट गया होगा, तो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की संयोजकता 4 हो जाएगी और इस ऑक्सीजन का संयोजकता ए के साथ जुटा होगा, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल जहां भी आपको मिलेगा उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3.011 इंटू 10⁻24 परमाणु, दूसरा ऑप्शन है 3.011 इंटू 10⁻21 परमाणु, तीसरा ऑप्शन है 3.011 इंटू 10⁻22 परमाणु, आपका चौथा ऑप्शन है 3.011 इंटू 10⁻23 परमाणु। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2.8 ग्राम लोहा में लोहा के कितने परमाणु हैं? आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप सबों को मालूम है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? आप सभी कहते हैं सर 26 होता है। और लोहा का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आप सभी कहते हैं 56 होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मोल लोहे का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? आप सभी कहेंगे सर जितना इसका परमाणु द्रव्यमान है वही 1 मोल लोहे का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसीलिए 1 मोल Fe का द्रव्यमान कितना होगा? आप सभी कहेंगे सर 56 ग्राम। अभी जस्ट आपने देखा है कि किसी भी तत्व के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? आप सभी कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि 6.022 इंटू 10⁻23 लोहे के परमाणु का द्रव्यमान कितना है? आप सभी कहेंगे सर 56 ग्राम। कितना है सर? 56 ग्राम। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2.8 ग्राम लोहे में लोहे के कितने परमाणु हैं? आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 लोहे का परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 56 ग्राम। कितना है सर? 56 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 56 ग्राम में इतना परमाणु है। 56 ग्राम में लोहा में कितना परमाणु है सर? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम लोहा में लोहा का कितना परमाणु होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर 1 ग्राम लोहे में लोहा का जो परमाणु होगा, लोहा का जो एटम होगा वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6.022 इंटू 10⁻23/56 हो जाएगा। यही ना होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2.8 ग्राम लोहा में लोहा का कितना परमाणु है? आप कह रहे हैं 1 ग्राम लोहा में इतना परमाणु है, इसीलिए 2.8 ग्राम लोहे में लोहा का जो एटम होगा, लोहा का यानी कि फेरस का जो एटम होगा वो कितना हो जाएगा? तो सर 6.022 इंटू 10⁻23/56 इंटू ये हो जाएगा 2.8। ध्यान दीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका आ जाएगा 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 28 दूना 56 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कैंसिल 3.011। ये यहाँ पे 10 है, ऊपर जाएगा, यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, तो आप इसको 3.011 इंटू 10⁻22 लिख सकते हैं। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोहे के 2.8 ग्राम में लोहा के कितने परमाणु हैं, आप सभी कहेंगे 3.011 इंटू 10⁻22। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा 9 और 10 एक ही साथ है, तो पहले हम लोग 9 को करते हैं फिर 10 की बात कर लेंगे। आपका जो 9वां नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है।
यानी कि आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है CaO। आप कहेंगे सर इसका नाम क्या है, तो सर इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग कली चूना कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे CaO। आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। आप कहेंगे सर ये तो नया चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है सर। इसको इंग्लिश में हम लोग फार्मूला यूनिट मास कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। आप कहेंगे सर ये निकलता किसका है, तो ध्यान दीजिए, जिस तरह हम लोग किसी भी यौगिक का अनुभार निकालते हैं उसी तरह उसका हम लोग फार्मूला यूनिट मास भी निकालते हैं। लेकिन फार्मूला यूनिट मास और अनुभार में बस फर्क इतना होता है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ आयनिक यौगिक के लिए यूज होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, तो आयनिक यौगिक के लिए यूज होता है, जबकि अनुभार जो है वो आयनिक यौगिक को छोड़ करके बाकी सभी यौगिकों के लिए यूज होता है। बाकी निकालते कैसे हैं सर, तो सेम जिस तरह हम लोग किसी भी यौगिक का अनुभार निकालते हैं उसी तरह हम लोग क्या निकालते हैं सर, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और आप सबों को पता है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप सभी कहेंगे सर 40 होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है सर, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो लीजिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान आ गया। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान में रखिएगा सर कि ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का अपरूप होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का अपरूप है, एलोट्रॉप है, तो आप क्या कहेंगे, ओजोन ऑक्सीजन का क्या है सर, अपरूप है। अच्छा, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान में रख लेना है सर, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस O3 का अनुभार कितना है, आणविक द्रव्यमान कितना है। सेम बात सर, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, यहाँ पे 3 गो है, तो ये हो जाएगा सर 16 तिया 48। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और सारी बातों को आप आसानी से समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।